नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, एक पक्ष बताया था कि वो अज्ञानतावश, भूलवश या दर्शन करके एक अच्छे सभ्य समाज की वजह से और वो अपना शोषण करा रहा है जनसंख्या बढ़ा करके। पता भी नहीं चल रहा राष्ट्र को कैसे कमज़ोर हो रहा है हमारा राष्ट्र। उसका बोध ना उन लोगों को है जो दर्शन दे रहे हैं और ना उन लोगों का है जो उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो वो एक पक्ष तो मैंने वो बताया था। दूसरा पक्ष एक मैंने विचारधारा का बताया था कि एक विचारधारा की मानसिकता का ऐसा उन्होंने रोपित कर दिया है कि भाई दुनिया में यही विचारधारा रहेगी। उस विचारधारा के अनुयायी होकर के और वो अज्ञानतावश उनकी अज्ञानता का लाभ लेकर के और वो जनसंख्या बढ़ाने पर लग रहे हैं और देश को भी कमज़ोर कर रहे, खुद भी नरकीय जीवन जी रहे हैं। वो मैं उनको थोड़ा सा भान कराना चाहता हूँ कि अभी इसी दौरान कुछ ऐसे घटना चक्र हुए कि एक हमारे पड़ोसी देश में उन इसी विचारधारा के कारण वहाँ उन्होंने अपने एक हिंसक आंदोलन चला दिया, दूसरी संस्कृति और दूसरी विचारधारा को समाप्त करने का। तो उसका उन्होंने संज्ञान लिया और वहाँ कड़ा एक्शन हुआ। उस कड़े एक्शन से उनको वहाँ से पलायन करना पड़ा। वो पलायन करके वो कुछ दूसरे पड़ोसी देश, कुछ अधिकतम हमारे देश में शरणागत हुए और उस पर बवाल हुआ। और उस बवाल के दौरान मतलब यहाँ के लोग भी दो तरह से बट गए, कुछ उनके समर्थन में आ गए, कुछ विरोध में आ गए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से भी जो पलायन कर रहे हैं, जो उनका समर्थन कर रहे हैं, कि भैया जहाँ से ये विचारधारा रोपित हो रही है, जहाँ से संचालित हुई है, जहाँ से आप जैसे गाय बगाए सूत्र पता था वहाँ से फंडिंग होती है इस विचारधारा को प्रसारित करने के लिए, तो क्या कभी उन्होंने ये भी कहा कि भाई अभी समय ख़राब है और आप वहाँ नरकीय जीवन जी रहे हो और तो आपको पलायन हुए तो आप हमारे यहाँ शरण ले लीजिए, यहाँ पे अच्छा जीवन जीजिए, अच्छा स्वास्थ्य रखिए, अच्छी मानसिकता करिए? कभी उन्होंने कहा है? जबकि इस देश में तो वैसे ही भूभाग कम है, यहाँ तो जनसंख्या ज़्यादा है और उपजाऊ भूभाग, हम उपजाऊ भूभाग को हम ख़त्म कर रहे हैं उनमें घर बना करके। कभी उन्होंने ये कहा कि भाई आ जाओ यहाँ रहो? नहीं कहेंगे। वो यहाँ नरकीय जीवन के लिए और मरने मारने के पर उतारू करके मतलब नुकसान कर रहे हैं। तो मैं उनको ये थोड़ा सा संज्ञान देना चाह रहा हूँ कि भैया चिंतन करना। कि मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ कि भैया ये जो नरकीय जीवन है, मैं भी जैसे मेरे यहाँ लेबर काम करते हैं उनको छोड़ने चला जाता हूँ तो उस इलाके में घुसने में झिझक होती है, स्मेल है, भीड़ है, घर हैं, एक ही कमरे में बहुत लोग रहते हैं, उससे आवाज़ गलियों में ही निकलते हैं। तब मैंने कहा भैया तुम यहाँ रहते हो, नरक का जीवन है क्या? कि जी हम ही तो नरक भोग रहे हैं, हमारे आने वाली नस्ल तो सुख भोगेगी, वही तो सब कुछ करेगी। तो मैं उनको ये ज्ञात कराना चाहता हूँ कि भविष्य किसने देखा है? इससे अधिक जनसंख्या बढ़ाने का कोई लाभ नहीं है। उसका मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक तरुण सागर महाराज जी, तरुण सागर जैन करके एक उनके धर्मगुरु हैं, अब तो नहीं रहे। वो एक सत्य कथा बताते थे बिहार की। कोई वहाँ पे धार्मिक स्थल है, उस स्थल पे मान्यता है कि भाई जो आप मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। तो कोई व्यापारी था, उसके संतान नहीं थी, उन पति पत्नी ने वहाँ का कोई 200 किलोमीटर समथिंग कुछ यात्रा है, वो जैसे हमारे यहाँ कावड़ लेकर के जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, लंबी यात्रा करने लोग आते हैं, ऐसे वो वहाँ यात्रा करने का प्रथा है आज भी। तो वो लोग वहाँ जा रहे थे। तो जब वो पति पत्नी यात्रा करते हुए वहाँ पहुँचे तो उससे कुछ दूर पहले, कुछ किलोमीटर पहले ही वो एक आराम करने के लिए, भूख लगी उसे खाना खाने के लिए, वो वहाँ उस पेड़ के नीचे बैठे। जैसे वो पेड़ के छाया में बैठे तभी तुरंत एक आवाज़ आई नवयुवक की, यानी यहाँ मत बैठिए, उठिए यहाँ से। उन्हें देखा कौन है, तो देखा तो एक नौजवान 14-15 साल का और 16 साल का होगा। उसने आगे कहा कि ये यहाँ से उठिए, अगर आपको यहाँ बैठ कर आराम करना, खाना खाना तो आपको इसका किराया देना होगा, टैक्स देना होगा। वो कहना वो क्यों? ये तो पेड़ है, प्रकृति की उत्पत्ति है। कि नहीं, ये मेरे पिताजी का लगाया हुआ पेड़ है। जैसे उन्होंने ये कहा तो सेठ जी का जो है एकदम माथा ठनक गया और उनको एक तीसरी इंद्री झकझोर गई उनको। कहने अरे अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया हम उठ जाते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि पत्नी यात्रा पूरी होगी, मुझे वाहन हो गया, अब वापस चलते हैं, मेरी यात्रा पूरी। वो कहने नहीं कितनी दूर है, इतने कष्टों से हम यहाँ आए हैं। नहीं मैं तो नहीं, मैं तो पूरा उससे मन्नत मांग के जाऊँगी। नहीं मेरा सफल हो गया, मुझे पता चल गया। वो कहले नहीं अगर आपको कुछ कारण है तो मुझे कारण बताइए तभी मैं जाऊँगी, नहीं तो वहाँ चलेंगे। वो कहले अब आप कारण ये समझ लीजिए कि ये लड़का जो हमसे ये उठने की कह रहा है, पैसा वसूल रहा है प्रकृति के पेड़ से, तो उसके फादर ने क्या ये सोच कर लगाया था कि भाई मैं आने जाने वाले लोगों से इसका पैसा वसूलिए? तो मुझे जब उसे नहीं पता बेचारे को इस धरती पर नहीं कि उसकी संतान कितना अमानवीय हो गई है, तो मेरी संतान क्या करेगी मुझे क्या पता। तो मेरा ज्ञान खुल गया इस लड़के के इस बात से। इसलिए मैं कहता हूँ बुराई आकर्षित भी करती है
और आपको झकझोरती भी है। बार बार मैं बोलता हूँ बुराई होना जरूरी है, लेकिन उसके आकर्षण में नहीं आना है या बदला भाव नहीं लेना है, उसके जैसा नहीं बनना। हमें तुरंत उससे कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए और परिवर्तन करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही था। तुरंत उनकी पत्नी ने कहा कि भाई मेरी संतान क्या करेगी हमें क्या पता, नहीं पता ना, तो हमें ऐसी संतान नहीं, हमें तो वर्तमान सुधारना, अपने कर्म से, वचन से, हमें अपने व्यापार से, जो भी हम करते हैं वर्तमान को सुधारेंगे। ये सृष्टि, ये समाज, ये हमारा ही है, इस भाव से हम काम करेंगे। तो ऐसे में आप लोगों को बोलता हूँ कि जो आप ये करके भाई ये दुनिया में ये विचारधारा राज करेगी, वो कब करेगी ना करेगी, जैसे वो संतान विचारधारा रहेगी ना रहेगी। जैसे मैं आपको थोड़ा सा संज्ञान दे दूं कि दुनिया में सभ्यताएं तो बहुत होंगी, लेकिन 40 सभ्यताएं मानी जाती हैं जिनका बोला बाला रहा है दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में। उन सभ्यताओं में आज कुछ ही सभ्यताएं रह गई हैं, कुछ उत्पन्न हुई हैं विचारधाराएँ। और पौराणिक सभ्यता तो शायद एक ये वैदिक सभ्यता है जो मानव सभ्यता, ये आज भी जिंदा है। अन्य लुप्त होने लग रही हैं, कुछ 100 साल से आई हैं, कुछ 1000 साल की हैं, कुछ 100 साल की हैं। वो विचारधारा है, वो सब मैं उनको विचारधारा ही कहूँगा। और विचारधारा कभी स्थायी नहीं होती, समय काल परिस्थिति के अनुसार उनको बदलना ही पड़ता है या नष्ट होना पड़ता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब उस लाला का ज्ञान हो गया, आप भी ध्यान करिए, आप इस विचारधारा के कारण यहाँ बोझ बढ़ा रहे हैं जनसंख्या का, तो वो जो पैदा हो रहा है, वो पैदा होते ही पहले तो नरक का जीवन जी रहा है, वो उसको क्यों नरक दे रहे हो? जीते जी क्यों नरक दे रहे हो? कल्पना के बाहर ऊपर स्वर्ग होगा, कहीं स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग इस धरती पे ही है। इस प्रकृति को सहयोग करिए, सौंदर्य बढ़ाइए, आपस में मन संभाव रखिए, यही स्वर्ग है। ये अज्ञानता है, अकाल्पनिक। जो स्वर्ग क्या है मैं बता दूं आपको थोड़ा सा। जैसे हमारे यहाँ देवी देवताओं का नाम लिया, वे लोग हैं जैसे हम में से जो अच्छी मेहनत करते हैं, वे अच्छी सर्विस पर चले जाते हैं, अच्छा व्यापार करते हैं। और जो दिशा निर्देश करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, नेता हैं, वो अपने विचारधारा से बदल जाए अलग बात है, लेकिन IAS जो बना है वो हम में से ही बना है ना। आम आदमी से मेहनत करके हमको डिक्टेट कर रहा है ना, जिले का अधिकारी है, तो वो हमसे श्रेष्ठ है ना। तो ऐसे ही इस धरती पे ही स्वर्ग है। जिसको अच्छा लीड करना होगा, अच्छा काम करेगा, वो उसके नेतृत्व में जनता चली जाएगी, उसकी समझेगी। तो मेरा भाव इतना ही मात्र है, इस धरती को स्वर्ग ही मानिए, इस प्रकृति को ही स्वर्ग मानिए। उस कल्पना लोक में मत जाइए, नहीं है वहाँ स्वर्ग। कोई काल्पनिक स्वर्ग है, वो काल्पनिक नहीं, उसका वास्तविकता नहीं है। अगर आप यहाँ पर आकर रोज़ कसमकस, झगड़े, नफरत, कत्लेआम, मतलब तरह तरह के जो वो कर रहे हैं हम विभत्स कार्य, वो नरक ही हम यहाँ बना रहे हैं। कोई भविष्य नहीं पता है, सभ्यताएं नष्ट होती चली जाती हैं, सत्य ही जिंदा रहता है, सत्य का ही बोला बाला है। तो अपने सत्य क्या है कि हमें अपने आप को जाने, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारे राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियाँ हैं, ये सत्य है। अगर हम इस सत्य को समझ लें कि हमें अपने परिवार की, अपनी क्षेत्र की, अपने राष्ट्र की सम्मान की रक्षा पहले है, वही हमें स्वर्ग बनाना है, इसी को मजबूत बनाना है। अब आप अमेरिका को देख लो, चाहे स्वर्ग है या नरक है मुझे नहीं पता, लेकिन उनके यहाँ राष्ट्रवाद है, उनके यहाँ सब कुछ है। उनको जो है जो उनके खिलाफ बोलना चाहता है और उसको वो सबक सिखाने की क्षमता रखते हैं। वहाँ उनके यहाँ उनसे मिलना, उनकी शरण में जाना, उनके नतमस्तक होना, अपना आपको गर्व समझते हैं। हमारा पड़ोसी देश पहले उन्हीं के यहाँ नतमस्तक था, अब अपने ही पड़ोसी के देश नतमस्तक है। तो ये जो शरणागत है, एक तरफ कहते हैं कि विचारधारा ये कहती है कि किसी के सामने झुकना नहीं है। चाइना के सामने क्यों झुक रहे हो भैया? अमेरिका के सामने अब तक क्यों झुकते रहे हो? आपके ही विचारधारा को वहाँ बमबारी की है, एक राष्ट्र का तहस नहस किया है, वो नहीं करा गया तो भी शरणागत होना। तो निजी के लिए वो कहते हैं मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। जो हमें अच्छा लगे वो हम स्वीकार करें, जो नहीं अच्छा लगे उसे बुरा कह दें। नहीं, अच्छाई हमेशा कड़वी होती है, उसको स्वीकार करने के लिए बिरला बड़े दिल का चाहिए। तो बड़ा दिल दिखाइए। जैसे इंजेक्शन लगाते हैं वो दर्द तो करता है, लेकिन अल्टीमेट वो फ़ायदे के लिए ही होता है। ऐसे ही सलाह अच्छी और सत्य की, वो कड़वी हो सकती है लेकिन नेक होगी, उसको स्वीकार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे विचार को चिंतन करना, मर्म को समझना, ध्यान देना, भावनाओं को समझना कि राष्ट्रवाद, समाजवाद, मानवतावाद का संदेश है। नमस्कार।